अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर रिव्यू 90। आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू कंटेंट के साथ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टोफर मार्लोव की बायोग्राफी को, इनके वर्क्स को, इनकी लेगेसी को, इनकी लाइफ को, जो कुछ भी इन्होंने अपनी लाइफ में किया था वो आज हम डिस्कस करेंगे। क्रिस्टोफर मार्लोव का टाइम पीरियड बेसिकली 1564 to 1593 था। ही वॉज बॉर्न इन कैंटरबरी ओनली अ फ्यू मंथ बिफोर शेक्सपियर। क्रिस्टोफर मार्लोव की पैदाइश कैंटरबरी में हुई थी शेक्सपियर से के पैदा होने से कुछ साल पहले। Marlowe is one of the most suggestive figures of the English Renaissance and the greatest of Shakespeare's predecessors। ठीक है, मार्लोव जो थे एक बहुत ही ज़्यादा सजेस्टिव फिगर थे इंग्लिश रेनेसांस मूवमेंट का। रेनेसांस मूवमेंट थी एक, ये भी मैं आपसे अगर डिस्कस करूँगी, अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको रेनेसांस के ऊपर एक लेक्चर चाहिए तो मैं आपको से ज़रूर डिस्कस करूँगी, आपको ज़रूर डिलीवर करूँगी। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन क्रिस्टोफर मार्लोव एज अ ड्रामाटिस्ट। तो क्रिस्टोफर मार्लोव को हम देखते हैं एज अ ड्रामाटिस्ट, इन्होंने क्या काम किए हैं, क्या इनके वर्क्स थे, वो सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। क्रिस्टोफर मार्लोव्स वर्क्स: चैम्बरलाइन, डॉक्टर फॉस्टर्स, द जियो ऑफ माल्टा, एडवर्ड टू। लेट अस थ्रो सम लाइट्स ऑन हिज वर्क्स। तो बेसिकली इनकी जो 4 वर्क्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए, चैम्बरलाइन ये भी बहुत अच्छा एक नावल है, डॉक्टर फास्टर्स बहुत ही अमेजिंग नावल है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग नावल है। मैं इसकी भी किसी दिन आपसे समरी, इसके सारे थीम्स और जो भी था टोटल इसका नावल अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं तो मैं आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करूँगी। द जियो ऑफ माल्टा ये भी बहुत अच्छा सा अमेजिंग नावल है, एडवर्ड टू। तो अब हम इनके जो कुछ वर्क्स हैं उन पर रोशनी डालते हैं। ट्रम्बलइन का मैं आपको बताती हूँ बेसिकली इसमें है क्या। ट्रम्बलइन इज़ द स्टोरी ऑफ टाइमर द टार्टर। ठीक है, ये टाइमर की स्टोरी है, द टार्टर। ट्रम्बलइन इज़ एन एपिक रेदर दैन अ ड्रामा। अच्छा, यहाँ एक वर्ड यूज़ हुआ है एपिक। एपिक आपको पता होना चाहिए, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं तो आपको बेसिकली पता होगा, लेकिन फिर भी आपसे डिस्कस कर देती हूँ। एपिक लॉन्ग लेंथी पोइम्स होती हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा लंबी पोइम्स होती हैं उन्हें एपिक पोइम्स कहा जाता है। चैम्बरलाइन इज़ एन एपिक रेदर दैन अ ड्रामा। ड्रामे से ज़्यादा लंबा ये नावल है चैम्बरलाइन, ठीक है। बट वन कैन अंडरस्टैंड इट्स इंस्टेंट सक्सेस विद द पीपल ओनली हाफ civilized, fond of military glory and the instant adoption of its mighty line as the instrument of all dramatic expression। लेकिन वो एक जो इसको इसकी इंस्टेंट सक्सेस को समझ सकते हैं ना, विद द पीपल ओनली हाफ सिविलाइज, वो लोग समझ सकते हैं जो हाफ सिविलाइज हैं, मिलिट्री ग्लोरी के फाउंड ऑफ हैं, इनके शौकीन हैं मिलिट्री ग्लोरी के, इंस्टेंट अडोप्टेशन चाहते हैं माइटी लाइन की, एंड इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी सारे आले हैं ऑफ ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस को, ये सारी चीज़ें एक इंसान में जिसमें हैं तो वो ये इस नावल का चैम्बरलाइन को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। टाइमर बिगस एज द शेफर्ड चीफ। टाइमर एक शेफर्ड चीफ से स्टार्ट होता है, हु फर्स्ट रिबल्स एंड देन ट्रायम्फ्स ओवर द पर्शियन किंग। ठीक है, ये जो फर्स्ट पे ना रिबल्स होता है और फिर वो ट्रायम्फ्स हो जाता है ओवर द पर्शियन किंग, एज अ पर्शियन किंग पे ट्रायम्फ्स हो जाता है। टेम्पेस्ट ओवर द होल ईस्ट, सिटेड ऑन हिज चैरियट ड्रॉन बाय द कैप्टिव किंग्स। यहाँ टेम्पेस्ट जो है हॉल इसमें आया होता है, सिटेड ऑन हिज चैरियट, चैरियट में बैठा होता है, ड्रॉन बाय द कैप्टिव किंग। इसे हम कैरियट भी पढ़ सकते हैं, इसे हम चैरियट भी पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बताया प्रोनाउंसिएशन जो होती है वर्ड्स की वो डिफरेंट होती है, वो चेंज होती रहती है। With a caged emperor before him, the boards of his power, which overrides all things. Then afflicted with disease, he raves against the gods and would overthrow them as had overthrow early rulers। ये अफ्लिक्टेड है डिजीज, एक बीमारी से, दूसरी बीमारियों की वजह से, और फिर ये अगेंस्ट होता है गॉड्स के और इनको ओवरथ्रो करता है, ओवरथ्रो अर्थली रूलर्स के अगेंस्ट इनको ओवरथ्रो करता है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रो दिया था चैम्बरलाइन का ताकि आप लोगों को इतना आइडिया हो जाए कि बेसिकली इसमें है क्या नावल में, जब आप डिस्कस करें तो आप लोग के लिए समझने में आसानी हो। डॉक्टर फास्टर्स, इट वाज सच एन अमेजिंग नावल ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोव।
फास्टेस्ट द सेकेंड प्ले इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑफ मार्वल वर्क्स। देखा मैंने जैसे आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि बहुत ही अमेजिंग प्ले था इनका। सॉरी ये प्ले है, एज अ नॉवल नहीं, प्ले है, इसको एज अ प्ले डिस्कस किया गया है क्रिस्टोफर मार्लोव के वर्क्स में। Faustus, the second play, is one of the best of Marlowe's works. Dr. Faustus is one of the best works of Christopher Marlowe. The story is that of a scholar who longs for infinite knowledge and law and four sciences of the time to study of magic, much as a child might turn from juice to tinsel and colored paper. ये स्टोरी जो है एक स्कॉलर की स्टार्ट होती है। स्कॉलर यहाँ जो है वो डॉक्टर फास्टस हैं। इनके पास बेतहाशा नॉलेज होता है एवरीथिंग के बारे में। लॉ का नॉलेज होता है, इन्हें फोर साइंसेस का नॉलेज होता है, मैजिक को ये स्टडी करना चाहते हैं। इस वजह से इन आगे प्ले सारा स्टार्ट होता है, इनकी मैजिक की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। इन ऑर्डर टू लर्न मैजिक ही सेल्स हिमसेल्फ टू द डेविल। जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है कि इनकी स्टोरी स्टार्ट होती है जब ये मैजिक को सीखना चाहते हैं। ठीक है, मैजिक को सीखने की खातिर इन्होंने अपने आप को एक शैतान को बेच दिया था, डेविल को सेल कर दिया था, ऑन कंडीशन दैट ही शैल हैव 24 years ऑफ एब्सोल्यूट पावर एंड नॉलेज। इस शर्त पे इन्होंने अपने आप को सेल किया था कि उनके पास 24 साल तक एक अमेजिंग किस्म की पावर और नॉलेज होगा। अपने उस पावर से वो कुछ भी कर सकते थे। द प्ले इज़ अ स्टोरी ऑफ दोज 24 years। ये प्ले 24 साल की कहानी है। Like Tamberline, it is lacking in dramatic construction। Tamberline की तरह ये भी एक ड्रामेटिक कंस्ट्रक्शन में बहुत कम है, बट हैज़ एन अनयूजुअल नंबर ऑफ पैसेजेस ऑफ रेयर पोइटिक ब्यूटी। लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा रेयर पोइटिक ब्यूटी है। पोइटिक ब्यूटी बहुत ज़्यादा हद तक है, नायाब किस्म की है। पैसेज भी इस तरह के बहुत हैं इसमें। Milton Sachs suggests strongly that the order of the author of the path is lost. He access to Faustus। मिल्टन जो थे इसने मिल्टन सैचस ने इसको सजेस्ट किया, बहुत स्ट्रॉन्गली सजेस्ट किया कि पैराडाइज लॉस्ट के जो ऑथर थे उनको एक्सेस करनी चाहिए फॉस्टस तक एंड यूज़ टैम्बरलाइन, और टैम्बरलाइन को भी यूज़ करना चाहिए फॉर द मैग्निफिसेंट पैनोरामा डिस्प्लेड बाय सैचन इन पैराडाइज रीगेन्ड। अच्छा, पैराडाइज लॉस्ट जो है बेसिक इसका भी आपको इंट्रो दे दूँ। ये भी बहुत ही अमेजिंग एक कहानी है, स्टोरी है, प्ले कह लें आप इसे। इसमें जो है जन्नत का जिक्र किया गया है, सैटन का जिक्र किया है, एडम एंड ईव्स को डिस्कस किया गया है। ये सारी स्टोरी है, बहुत ही अमेजिंग नावल है। रिलीजियस बेसिस पे भी है, सैटन को भी डिस्कस किया गया है इसको। ये भी किसी दिन आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे जियो ऑफ माल्टा को। जियो ऑफ माल्टा इनका जो वर्क्स प्ले था ये कैसे था और किस तरह से लिखा गया था। मार्लोव थर्ड प्ले इज़ जियो ऑफ माल्टा। द जियो ऑफ माल्टा क्रिस्टोफर मार्लोव का थर्ड प्ले था। अ स्टडी ऑफ द लस्ट फॉर वेल्थ। इसमें दौलत के लिए जो लालच थी, लालच को कहते हैं, उस चीज़ को डिस्कस किया गया है। विच सेंटर्स अबाउट बारबस a terrible old moneylender strongly suggestive of Shylock in The Merchant of Venice। The first part of the play is well constructed, showing a desired advance, but the last part is an accumulation of melodramatic horrors। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना प्ले का, बहुत अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है, बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें इसमें शो की गई हैं। लेकिन लास्ट पार्ट में ना जो मेलोड्रामिक हॉरर्स हैं उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है। बराबस इसमें जो है ये एक करेक्टर है बेसिकली, जो इसका बहुत ही अहम करेक्टर है। इस चेक्ड इन हिज murderous career by falling into a boiling cauldron which he had prepared for another। इसमें बताया गया है कि बराबस जो है उसने एक बॉइलिंग cauldron में खुद ही गिर जाता है, जो उसने किसी दूसरे के लिए, जैसे हम कहते हैं कि एक इंसान के लिए इसने घड़ा खोदा था, उसमें वो खुद ही गिर जाता है। ऐसे ही बराबस के साथ हुआ था। एंड डाइज ब्लास्फेमिंग, और मर जाता है। हिज ओनली रिग्रेट ब्रिंग दैट ही हैज़ नॉट डन मोर एवर इन हिज लाइफ। इसका जो पछतावा था वो यही था कि इसके बाद भी कोई बुराई नहीं कर सकता था अपनी लाइफ में। एडवर्ड टू, ये भी बहुत अमेजिंग प्ले है। मास्टर क्रिस्टोफर मार्लोव लास्ट प्ले, इनका ये लास्ट प्ले था एडवर्ड टू, अ ट्रेजिक स्टडी ऑफ किंग वीकनेस एंड मिस्ट्री।
ट्रेजिक स्टोरीज जो होती हैं दरअसल सैड स्टोरीज होती हैं जिनकी एंडिंग जो होती है वो सैड होती है, ठीक है। ट्रेजिक स्टडी ऑफ किंग वीकनेस, इसमें ट्रेजिक स्टडी को डिस्कस किया है, किंग की वीकनेस को और मिस्ट्री को उसके डिस्कस किया है एडवर्ड टू की। इन पॉइंट ऑफ स्टाइल एंड ड्रामेटिक कंस्ट्रक्शन, अगर हम स्टाइल और ड्रामेटिक कंस्ट्रक्शन की बात करें, इट इज़ बाय फार द बेस्ट ऑफ मार्लो प्लेज, तो ये मार्लो प्लेज के बेहतरीन प्लेज में से एक प्ले है एंड इज़ अ वर्थी प्रेडिसेसर्स ऑफ शेक्सपियर हिस्टोरियन ड्रामा, और शेक्सपियर के जितने भी वर्थी प्रेडिसेसर्स हैं हिस्टोरिकल ड्रामा में उन सब का ये वर्थी प्रेडिसेसर्स है, बहुत ही कीमती नॉवल है। तो आज की इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। मैंने आपसे डिस्कस किया है क्रिस्टोफर मार्लो की लाइफ को, उनके वर्क्स को, उनके एजुकेशंस को और जितने सारे नॉवेल्स थे, प्लेस थे, वो मैंने आपसे आज डिस्कस किए हैं। होप्स हो कि आपको वीडियो की समझ लगी होगी और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी किया करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर लास्ट में क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।